दाखला ले रहे हैं, इन सबका स्वागत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जम्मू कश्मीर के एक्स प्रेसिडेंट, इसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के और यहाँ पे बैठे हुए हमारे प्राइम प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी, जो बड़े अच्छे नेक से और हमारे को भी सबको लेके चल रहे हैं, काम करवा रहे हैं। इसके साथ लाली खान साहब आए हैं, इसके साथ ही सुरेंद्र चौधरी जी आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी विजय जी डीडीसी की। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं यही कहती रहती हूँ कि कांग्रेस तो एनसी को मजबूत करोगे तो गरीबी जाएगी, हालात ठीक। विजयपुर असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवार जनाब राजेश परगोत्रा साहब, यहाँ मंच पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सीनियर लीडर हजरात, दोनों तंजीमों के यहाँ पे आए हुए ओहदेदारान और वर्कर, भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं 10 साल की इंतजार के बाद यहाँ दोबारा विजयपुर की सरजमीन पे आके असेंबली इलेक्शन में वोट है, लेकिन ये 10 साल ताली बजाने के लायक ही नहीं रहे। इन 10 साल में हमने तबाही, बर्बादी, मायूसी, अफसोस, गम, इसके अलावा शायद ही कुछ देखा होगा। जब 10 साल पहले हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारी अपनी रियासत थी, रियासत का अपना दर्जा था, रियासत में लद्दाख भी हमारे हिस्से में थी, हमारे अपने इख्तियारात थे, अपने पावर्स थे, हमें अपनी नौकरियों पे हक था। जब हमने पिछली बार इलेक्शन लड़ा था, हमारी इस जमीन पे, हमारे नौकरियों पे 1,40,00,000 लोगों का हक था। आज जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी जमीन पे, इसी नौकरियों पे, इन्हीं दरियाओं पे, इन्हीं पहाड़ों पे अब 1,40,00,000,000 लोगों का हक बन गया है। हम अपने हक के लिए अब परेशान हो गए हैं, अपना हक हासिल करने के लिए अब हम लड़ते हैं। आज हर तरफ से हमें देखा जाए तो मां सिवाय मार खाने के हमें और कुछ नहीं मिलता। कहने के लिए तो हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की में रुकावट सिर्फ 370 है। कहने के लिए तो हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की, नौजवानों के रोजगार, माता बहनों की परेशानियों में अगर हल है तो वो 370 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां से दफा करके हल हो जाएगा। लेकिन आज 5 साल से ज्यादा हो गए बीजेपी कश्मीर के साथ किया। मैं मजबूर होता हूं यहां पे पूछने पे कि खुदारा मुझे बताएं ना, आप कौन सा ऐसा वादा है उस वक्त का जो पूरा हुआ। कहा गया था कि नए कारखाने लगेंगे, कहा गया था कि नौकरियों के नए दरवाजे खुलेंगे, कहा गया था कि तरक्की और हुकूमत के कामकाज में एक नई दौर देखने को मिलेगी, आप अपने मुकद्दर के खुद मालिक बनोगे। लेकिन उनमें से कौन सी ऐसी बात सही साबित हुई? आज देखें, नौजवान अपने नौकरी के लिए पछता रहा है। कहां पे वो मुलाजमत के ऑर्डर? 5 सालों में जहां पे भी सरकारी नौकरियों का लिस्ट निकला, उस लिस्ट के खिलाफ धांधली के इल्जाम, वो लिस्ट रद्द की गई और हमारे नौजवान भाई बहन ओवर एज हो गए। यहां हर लिहाज से देखें, महंगाई ने मार डाला हमें। आज बिजली का हाल देखिए, कोई घर ऐसा नहीं है जो बिजली के मामले में शिकायत नहीं करती। जब हमारी हुकूमत थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, 2014 तक महीने का बिजली का बिल 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए से ऊपर नहीं।
आज बिजली का बिल 1700-1800 रुपए से कम नहीं आता। अगर आपकी आमदनी 1500 रुपए होगी, लेकिन महीने का बिजली का बिल आपका 1800 रुपए, तभी तो जाके हमने अपने मैनिफेस्टो में आपके साथ वादे किए हैं। हमने कहा है कि अगर हमारी हुकूमत आएगी, ये जो बिजली का खर्चा कम करने के लिए हम मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। यहां नौकरियों की बात छेड़ी गई। मुझे बताइए ना, आप कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे लोकल लोग लगते हैं? यहां काम कौन से कम हुए? यहां वो कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठेकेदार भी बाहर से आता है, अपने मुलाजिम भी बाहर से लाता है, अपने मजदूर भी बाहर से लाता है, इस्तेमाल करने वाला सामान भी सारा बाहर से आता है। हम सिर्फ अपनी जमीन दे देते हैं, हम जमीन दे देते हैं, हमारे मकान टूट जाते हैं, हमारे खेतों से ये सड़क चली जाती है, लेकिन इस सड़क के हवाले से हमारे बच्चों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, उन्हें काम नसीब नहीं होता। जिस एम्स की बात परगोत्रा साहब ने की, और सही है कहा, 90% से ज्यादा लोग जो इसमें काम करते हैं वो बाहर से हैं। क्या यहां जम्मू कश्मीर में उनको पढ़ा लिखा कोई नहीं मिला? क्या बाग में काम करने के लायक नहीं मिला? क्या दरवाजा खोलने के लायक कोई नहीं मिला? चलिए ना, अब आपको बड़े बड़े डॉक्टर अगर शिकायत नहीं करेंगे, मुमकिन है यहां डॉक्टरों की कमी है, लेकिन यहां बेरोजगार नौजवानों की कमी नहीं है। अगर आपने मौका दिया होता वो काम करते, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। लगाई आपने अस्पताल, यहां पे बड़ा शोर शराबा किया, देखो जी अस्पताल आया, लेकिन अस्पताल में काम करने वाले भी तो आपने बाहर से लाए तभी। और ये जिस तरह मेरे साथियों ने अपनी तकरीरों में कहा, यहां तो जनाब अब दरिया से रेत निकालने का भी हक हमारा नहीं रहा। दरिया से रेत निकालने का ठेका भी बाहर वाला लेता है। वो वक्त ऐसा था जब एक रेत की ट्रक जो है आप 4000 रुपए में लेते थे, आज वही रेत का ट्रक जो है आपको 17,000-18,000 रुपए में मिलता है, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं, रेत लेते हैं और यहां से चले जाते हैं। आप लोग कहीं के नहीं रहते। हमारे गुजर बकरवाल भाई जो बैठे हैं, तादाद इनकी कम होगी, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलों पे पहला हक जो था इनका था, इन्हें उस हक से भी महरूम रखा गया। हर लिहाज से आप देखें, महंगाई का जो दबाव हमारे ऊपर है। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री साहब ने गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था कि आप लकड़ी जलाते हो, उससे आपकी सेहत पर, गैस के चूल्हे पे खाना बनाओ। आप गोबर जलाते हो, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है, गैस का चूल्हा जलाओ। लेकिन उस वक्त ये बताना भूल गए थे कि गैस का चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है, और सिलेंडर की कीमत हर महीने ये बढ़ाते रहेंगे। नतीजा ये निकला कि कई सारे ऐसे घर हैं जिन्होंने को चूल्हा तो मिला, लेकिन वो उस चूल्हा को जलाने के काबिल नहीं रहे। कपड़ा लगाया, सजावट के तौर पे इस्तेमाल किया। हमने अपने मंशूर में उन घरों के साथ वादा किया है कि कल को 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अलायंस गवर्नमेंट आएगी, हम आपको साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, ताकि आपके घर में वो जो चूल्हा वजीर आजम साहब ने दिया, कम से कम आप इस्तेमाल करने के काबिल तो रहोगे। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना, जिस चूल्हे के ऊपर कुछ पकाने के लिए ना। हमारी हुकूमत में इन राशन डिपो के जरिए आपको मिट्टी का तेल मिलता था, आपको चीनी मिलती थी, आपको राशन स्केल के हिसाब से मिलता था, जिस स्केल पे आपका गुजारा होता था। इन बीजेपी वालों ने आपके राशन डिपो से चीनी भी ली, मिट्टी का तेल भी लिया। एपीएल तो दूर की बात, जो बीपीएल, जो गरीब लोग हैं, उन्हें कहा जाता है कि 2.5 किलो राशन पे महीने का वो गुजारा करें। यहाँ जो बीजेपी का उम्मीदवार है, जो हमारे हमसाए में सांबा में जो बीजेपी का उम्मीदवार है, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी है ना, मैं उससे कहूँ जरा 2.5 किलो राशन पे गुजारा करके दिखाओ, मैं भी मान पे गुजारा करेंगे। मैं यहाँ के गरीबों को कहूंगा ना, आप 2.5 किलो से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा।
वो 25 किलो से कम नहीं खाते होंगे, लेकिन आपसे कहते हैं कि 2.5 किलो में अपना गुजारा कर लो, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। हमारी हुकूमत आई तो हम इन राशन डिपोओं के जरिए आपको दोबारा मिट्टी का तेल और चीनी देंगे और राशन का स्केल भी बढ़ा देंगे ताकि आपका गुजारा हो। इसी तरह चाहे वो तालीम हो, सोशल वेलफेयर हो, बिजली हो, इन तमाम मामलों में हमारी कोशिश है कि हम आपके मुतालबे और मुश्किलात हल करें। यहाँ पे वादे तो हुए थे कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन उल्टा जो फैक्ट्री खुले थे वो भी बंद होने जा, गुजारा नहीं होता उनका। और मैं हैरान होता हूं इस बात पे, ये परगोत्रा साहब ने मुझे बड़ी लंबी लिस्ट दी कि ना परमंडल में ये लोगों की मुसीबतें हैं, चाहे वो सड़क को लेके हो, पानी को लेके हो, बड़ी ब्राह्मणा में मुलाजमत की मुसीबत, पानी, मीटर, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, पढ़ाई के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। विजयपुर के एम्स के हवाले से तो हमने बात की। मैं मजबूर होता हूं ये बात पूछने पे ना, डबल इंजन सरकार की बात मेरे एक साथी ने यहाँ पे की। ये बीजेपी अक्सर ये कहते हैं ना, डबल इंजन बनाओ, देखो कैसे तरक्की होगी। वहां पे प्रधानमंत्री भी तो यहाँ पे मुख्यमंत्री भी ना। अब हमें जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए डबल इंजन दे। 15 में इनकी इंजन शुरू हुई। 2015 में पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2016 में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। 2018 के बाद राजभवन के जरिए यहाँ ने अपना निजाम चलाया। का मतलब मेरा यह है कि 10 साल हमने इनका डबल इंजन सरकार तो देखा, लेकिन डबल इंजन सरकार में हमने तरक्की नहीं देखी। डबल इंजन सरकार में हमने आपके मुतालबे हल होते हुए नहीं देखे। डबल इंजन सरकार में हमने यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलते हुए नहीं देखा। अब यहाँ पे आपको डराने के लिए ये लोग आते हैं, कहते हैं अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को यहाँ से कामयाब करोगे, यहाँ आतंकवाद फैलेगा, यहाँ यात्रियों को जो है निशाना बनाया जाएगा। मैं उनसे जरा पूछूं ना, 2014 से पहले जम्मू में कभी हमले हुए जब हमारी हुकूमत थी? आज पिछले 2 साल से देखिए ना, आप जम्मू का कौन सा इलाका है जो आज सुरक्षित है? चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, रियासी हो, हर हफ्ते हर महीने आपको कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि हमारे बहादुर सैनिक जो हैं उनको कुर्बान किया गया है। तो आतंकवाद इनके दौर में शुरू हुआ या हमारे दौर में शुरू होगा? ये कहते हैं इनके हमारी अगर हुकूमत आई तो यात्रियों पे हमले होंगे। अरे नाम मैं इनको क्या याद दिलाऊं कि यात्रियों पे हमले तो इनके दौर में हुए। महबूबा मुफ्ती वजीर आला थी, बीजेपी के साथ अलायंस था जब अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ। इनकी हुकूमत थी इस साल जब रियासी पे बस पे हमला हुआ और 10 यात्री वहां पे शहीद हुए। इन्हीं के दौर में पिछले 2 साल में जम्मू में आतंकवाद फैला। तो अपने दौर में जब लाली खान साहब पुलिस के अफसर थे, हमने तो जम्मू को पूरी तरह से मिलिटेंसी से आजाद किया हुआ था ही नहीं कहीं पे यहाँ पे। आखिरकार ये इन लोगों की लापरवाही है कि 8 अक्टूबर के बाद हमें हालात संभालने होंगे और दोबारा जम्मू को ये मिलिटेंसी और आतंकवाद से हमें मुक्त करना होगा, आजाद करना होगा। और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे आपको, ये मौका हम नहीं गवाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं होता, वो आपको तकसीम करने की। मैंने यहां पानी के हवाले से बात की, बिजली के हवाले से बात की, नौकरियों के हवाले से बात की, तरक्की के हवाले से बात की, जम्मू को आतंकवाद से आजाद करने के हवाले से बात की। लेकिन मैंने एक बात नहीं की, मैंने मजहब की बात नहीं की। मैंने मजहब के बुनियाद पर वोट नहीं मांगे। मैंने मजहब के बुनियाद पर आपको तकसीम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ बीजेपी का है। इनकी लगातार कोशिश है, इनकी लगातार, क्योंकि इनके पास और कुछ, मैं बार बार इनसे कहता हूं
जब प्रधानमंत्री साहब यहां आते हैं, जब अमित शाह साहब यहां आते हैं, जब इनके बाकी बड़े लीडर आते हैं और कहते हैं तीन खानदान, ये तीन परिवारों ने ये किया, मैं कहता हूं ना, वो आपके पास और कुछ है नहीं क्या लोगों को देने के लिए? जरा कम से कम हमने तो, चलिए ना, मुझे अब यहां चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़े हुए 10 साल हो गए, मैंने जितना किया नहीं किया वो अब लोग जानते हैं, लेकिन आपने पिछले 10 साल में कुछ तो किया होगा जो आप लोगों को बेच सकते हैं। ये क्या मजबूरी है कि हर तकरीर में इन तीन खानदानों को, इन तीन परिवारों को, इन तीन पार्टियों को? जाहिर सा आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने किया ही कुछ नहीं आपके लिए, एक भी मुश्किलात और मुतालबा आपका हल नहीं हुआ, और इसलिए ये बस रट लगाए चलते हैं, ये तीन परिवार। मेहरबानी करें, आप सोच समझ के 1 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल करिएगा। इस बात में मत आइए जो ये आपको डरा के और मतलब गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे मोतबाना अपील है, और इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हम एक साथ आए क्यों? कोई मजबूरी नहीं थी, ना हमारे ना कांग्रेस की। हम 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, कांग्रेस ने भी अपने 90 सीटों के उम्मीदवार तैयार किए थे, लेकिन हम सोच समझ के एक साथ आए क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाना चाहते थे कि बीजेपी को छोड़ के भी यहां हुकूमत बन सकती है, और वो हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी 8 अक्टूबर के बाद। यहां स्टेज पे एक शख्स बैठे हैं, अभी उनकी ज्यादा चर्चा यहां हुई नहीं, नाम उनके चौधरी सुरिंदर साहब हैं, नौशहरा से इलेक्शन लड़ते हैं। फिलहाल मीडिया ने इनके तरफ ज्यादा तवज्जो दी नहीं, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद देखना कितनी तवज्जो इनको मिलती है, क्योंकि इस इलेक्शन में इन्होंने बीजेपी के सदर रविंद्र रायना साहब को हराया हुआ है, ये देखें आप। तो जिस बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुकाबला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात करने में वो कोई कसर बाकी, ये है नाब शख्स। इनका चेहरा याद रखिएगा और ये दिन याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को जब नतीजे निकलेंगे आप देखेंगे, ये तो जीतेंगे। इन पे मैं आ जाऊंगा। इनके वोट अभी नहीं पड़े ना, अभी मैंने वोट मांगने हैं। चौधरी सुरिंदर साहब के वोट पड़ गए, वो मशीन में, अब उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन चेहरा याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को पता चलेगा बीजेपी। बैठे बिमला जी। जो बीजेपी थकती नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को निशाना बनाने में, वो अपने सदर को बचा नहीं पाए तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे वो। तो मेहरबानी करिएगा, यहां पे विजयपुर से आपने सिर्फ एक ही उम्मीदवार को कामयाब करना है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार, हमारे अलायंस के उम्मीदवार जनाब राजेश परगोत्रा साहब, जो मेरे साथ यहां खड़े हैं। ये आपकी नुमाइंदगी करेंगे, ये आपके लिए मेहनत करेंगे, ये आपके मुतालबे हल करेंगे, और ये तय करेंगे कि हमने जो मंशूर में आपके साथ वादे किए हैं, आपके रोजमर्रा के मुतालबों को और मुश्किलातों को कम करने के लिए, इनकी पूरी मेहनत पहले दिन से होगी। आपने सिर्फ एक दिन मेहनत करनी है। मैं जानता हूं गर्मी भी बहुत है, इस गर्मी ने परेशान भी आपको बहुत किया है, और इसलिए मैं अब ज्यादा, लेकिन एक दिन आपने 1 तारीख को आपने मेहनत करनी है, पोलिंग बूथ में जाना है और बटन दबाना है। उसके बाद अगले 5 साल के लिए परगोत्रा साहब दिन रात आपकी खिदमत करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे और आपके मुतालबे और मुश्किलात जो हैं वो हल करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि 8 अक्टूबर को जब नतीजे निकलेंगे तो उनमें कामयाब उम्मीदवारों में जनाब राजेश परगोत्रा साहब का नाम सबसे पहले वहां से ऐलान होगा। मैं राजेश जी आपको, आपके साथियों को इस कामयाब और बड़े अच्छे प्रोग्राम के लिए मुबारक करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने कीमती वोट से जनाब राजेश परगोत्रा साहब को अपनी खिदमत और नुमाइंदगी करने का मौका देंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।